हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं ठीक ठाक ही होंगे। आज के वीडियो हम लोग देखने वाले हैं आरआरबी एलपी टेक्नीशियंस भर्ती 2024 के लिए, जो कि प्रैक्टिस मॉक टेस्ट का ये 38वां वीडियो है, जिसमें हमने परीक्षा आधारित संभावित प्रश्न को लिया है, जिससे लगेगा कि हाँ इसी टाइप के एग्ज़ाम में पूछा जाता है और पूछा गया भी है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आने की संभावना बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो इसमें हम लोग करने वाले हैं मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस को। तो ये वीडियो सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, जो भी वनडे कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए बेनिफिट है। क्योंकि मैथ में नाम नहीं लिखल है कि ये किस चीज़ में पूछा जाएगा, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन तो एलपी टेक्नीशियंस के CBT 1 में ज़रूर पूछा जाएगा। तो चलिए देखते हैं और करने का कोशिश करते हैं। देखिए, एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 8 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 10 घंटे में कुछ अतिरिक्त दूरी तय करता है। तो तय की गई दूरी के लिए उसकी औसत गति ज्ञात कीजिए। तो देखिए, यहाँ पर औसत गति का आप फार्मूला लगा सकते हैं। देखिए, औसत गति बराबर जो फार्मूला होगा, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, तो हमें कुल दूरी चाहिए। तो यहाँ देखिए 6 किलो। चलिए एक बात और समझ लीजिए, तो दूरी बराबर क्या फार्मूला होगा, चाल इंटू समय। ठीक है, चाल इंटू समय इतना होगा। तो यहाँ पर दो जगह दूरी काउंट हो रहा है, एक ये 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रहा है और 8 घंटे में, और एक दूरी यहाँ पर काउंट हो रहा है। तो कुल दूरी ये निकलेगा। तो हम मान लेते हैं कि ये वाला D1 है, यानी दूरी डिस्टेंस 1 है। तो दूरी बराबर क्या, चाल इंटू समय, ये है ना। तो चाल यहाँ पर कितना 6 और समय कितना 8, तो ये कितना हो जाएगा 48। अब D2 निकाल लेते हैं, दूसरा दूरी। यहाँ पर चाल कितना है 4 और समय कितना है 10, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 40। तो कुल दूरी तो निकल गया। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि टोटल दूरी जो होगा, कुल दूरी जो होगा, ये 48 प्लस 40। बिल्कुल सभी को लेकर चलेंगे, बेसिक से भी करेंगे और जो अच्छे तरीके होंगे उस तरीके से भी करने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर कितना हो गया 88 किलोमीटर। ठीक है, अब हमें टोटल टाइम चाहिए, टोटल टाइम चाहिए, है ना, क्योंकि कुल समय। तो देखिए यहाँ पर 8 घंटा और यहाँ पर 10 घंटा, यानी 8 प्लस 10 कितना हो गया 18 घंटा। तो बस यहाँ पर रख दीजिए आपका आंसर। तो यहाँ पर क्या है, टोटल दूरी कितना 88 और टाइम कितना 18। तो इसको कटाइए 2 से 44 बार में और 2 से 9 बार में, ये कट गए, है ना, 2 से 2 9, तो 44 बटे 9। तो इसको सोल्व कीजिएगा, 9 चौके 36, यानी 4 पूर्णांक 8 बटे 9, 4 पूर्णांक 8 बटे 9। इतना चीज़ तो आपको करने आना चाहिए, और वो मेरे में से ये चीज़ समझ गए होंगे। तो ये राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D। नेक्स्ट देखिएगा, बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस भी लिए हैं, जो कि लगेगा कि हाँ अच्छा क्वेश्चंस है। यहाँ पर क्या है, रूट अंडर जो भी है दिख रहा है 1 - 99 बटे 2500 बराबर 49 बटे √x। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसको सोल्व कीजिए, अंदर वाले को, इतना को, तो ये क्या निकलेंगे। तो आपका जवाब होगा कि 2500
-99 अपॉन 2500। इतना चीज़ तो आपको करने आता होगा ना। यहाँ पर भिन्न का घटाव कर सकते हैं आप, ठीक है। एक नीचे डालकर भिन्न का घटाव जानते होंगे मेरे उम्मीद से। तो ये 49/√x, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 2401 अपॉन ये 2500। लेकिन अभी रूट हटा नहीं है, अभी भी रूट है ही। तो ये 49/√x, ठीक है। तो 2401 का वर्गमूल कितना, 49, और 2500 का वर्गमूल कितना, 50, ठीक है। तो ऊपर में है 49/√x, यही ना। तो आपका जवाब होगा कि हाँ। तो ये 49 खत्म, तो √x बराबर क्या बचा, 50। हमें चाहिए सिर्फ x की वैल्यू, ना कि √x की। तो x के लिए क्या होगा, अच्छा इस रूट है तो उठ के जाएगा उधर, तो स्क्वायर में चेंज हो जाएगा, यानी 50 का स्क्वायर। तो अभी देखें कि ये 50 का ही स्क्वायर है, 2500 है ना। तो x बराबर 2500, ये राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट। बिल्कुल आराम आराम से करते चलेंगे और देखते जाइए, समझते जाइए, ठीक है। और जहाँ लगे कि प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि उसे नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूँ। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 30% बचाता है। यदि उसकी मासिक आय 10% वृद्धि होती है तो वह पूर्व बचत से 20% अधिक बचत करता है। तो उसके व्यय में प्रतिशत वृद्धि 1 तक बताना है कि कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ है उसके व्यय में। तो चलिए इसका एक आसान तरीका बताते हैं, जो कि मतलब कि एक ठीक ठाक तरीके होंगे। देखिए, आय और क्या, व्यय और बचत, ठीक है। इन तीन चीज के नाम सुने होंगे आपने, है ना। तो मैं मान लेता हूं कि आय जो है 100 है। कितना है, 100। मेरी बात को यहाँ पर ध्यान से समझते जाइएगा, ठीक है। मान लिया कि आय 100 है, वह मासिक आय का 30% बचा रहा है। यानी 100 का अगर 30% बचा रहा है तो इसका मतलब 30 बचा रहा है, तो वह खर्च कितना कर पा रहा है, यानी खर्च कितना कर रहा है। तो आपका जवाब होगा 100 में 30 बचा रहा है, तो इसका मतलब वह 70 खर्च कर रहा है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे होंगे। अब आगे सुनिए। देखिए, यदि उसकी मासिक आय में 10% वृद्धि, ये उसकी मासिक आय है, ठीक है। 100 जो मैंने माना वो मासिक आय, इसमें 10% वृद्धि करेगा। तो 100 का 10% वृद्धि करने का मतलब कितना, 110। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो सीधा देखिए, 100 का 10% कितना होगा। तो आपका जवाब होगा कि 10 होगा, यानी 100 में 10 ज़्यादा, तो 110, यही ना वृद्धि करने बोला। तो ये हुआ, ठीक है। और तो वह पूर्व बचत से 20% अधिक बचाता है। पहले वह 30 बचाता था, अब 30 का 20% अधिक बचा रहा है। तो 30 का 20% कितना, तो आपका जवाब होगा कि 6 होगा। कितना होगा, 6। यानी पहले 30 बचाता था, अब 36 बचा रहा है। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं, समझ रहे हो। तो अब इस वाले डाटा से अभी मतलब नहीं है। अब हमें यहाँ देखना है कि अब जो है कमा रहा है 110 और बचा रहा है 36, तो खर्च कितना कर रहा है। तो आपका जवाब होगा कि 110 में 36 घटा दीजिए, तो वही बचा रहा होगा, नहीं 74 रुपया बचा रहा है। तो आगे हमसे पूछा क्या, उसके व्यय में प्रतिशत वृद्धि बताइए। यानी उसके व्यय पहले 70 व्यय करता था, यानी खर्च करता था, और अब 74 करता है। तो मतलब कितना की वृद्धि कर दिया, तो 4 की वृद्धि किया है। 4 की वृद्धि किया है किस पर, 70 पर। किस पर, 70 पर, अपॉन 70। प्रतिशत के लिए 100 से गुना कीजिए, बस ये कटा क्या आया, 40/7 कटाइएगा तो ये
7 × 5 = 35 यानी 5 पॉइंट कुछ आएगा और 5 पॉइंट एक ही ऑप्शन में है, ये राइट आंसर हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि पूरा कटाएं, थोड़ा भी कटाइएगा। अगर थोड़ा सा एक बार ऑप्शन पर नज़र मार लीजिएगा तो जल्दी हो जाएगा, है ना। कुछ समय तो बचेगा, है कि नहीं। और एग्ज़ाम में थोड़ा समय बचाना ही आपके लिए मतलब कि ज़्यादा फायदेमंद होगी, क्योंकि अगर जो समय किसी क्वेश्चन में बचाते हैं वो दूसरे क्वेश्चन में लगा सकते हैं, जो हो सकता है कि थोड़ा टफ हो, है ना, तो फायदा करेगा। नेक्स्ट देखिए, 3 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु उसके पोते की आयु की 6 गुनी थी। पोते की आयु की 6 गुनी थी। 3 वर्ष बाद उसकी आयु पोते की आयु की 4 गुने से 6 अधिक होगी, तो पोते की वर्तमान आयु कितनी है। तो चलिए यहाँ पर मान लेते हैं, इसको बिल्कुल बेसिक तरीके से करते हैं, क्योंकि यहाँ पर शॉर्टकट लगाना थोड़ा महंगा पड़ जाएगा। तो देखिए, पोते की वर्तमान आयु जो है उसको हम P मान लेते हैं, और दादा की वर्तमान आयु को D मान लेते हैं। इस लकीर खींचने का मतलब है कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है वही चीज़ नीचे, ठीक है। कुछ लोग नहीं समझ पाते कि मैंने लकीर इस क्यों लगाया है, ठीक है। तो ये मैंने वर्तमान आयु मान लिया, ठीक है। तो कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व, तो 3 वर्ष पूर्व दोनों की आयु क्या होगी। तो पोते की आयु होगी P - 3 और दादा की भी आयु होगी D - 3। क्या होगा, D - 3। तो ये 3 वर्ष पूर्व दोनों की आयु निकाला, लेकिन कह रहा है कि जो दादा है उसकी आयु पोते की आयु के 6 गुनी। पोता का आयु क्या है, ये है, इसका 6 गुनी थी, यानी दादा का आयु जो था इसका आयु का 6 गुनी, यानी ये दोनों आपस में बराबर। 3 वर्ष पूर्व कुछ ये बना, तो यहाँ से एक इक्वेशन बनेगा 6P - 18 बराबर D - 3। क्या यही तो होगा। तो आपका जवाब होगा कि हाँ यही होना चाहिए। तो ये 6P - D बराबर 18, इधर माइनस में तो उधर प्लस में चल जाएगा, है ना। तो -3 + 18, और इसको सोल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 15 प्लस का 15 आ जाएगा। तो एक इक्वेशन ये है ना। अब दूसरे इक्वेशन पर चलते हैं। 3 वर्ष बाद अगर उम्र गए तो 3 वर्ष जोड़ना है, उसकी वर्तमान आयु में क्या करना है, 3 वर्ष जोड़ना है, यानी P + 3 और दादा का उम्र भी D + 3। देखिए दोनों में मैं क्यों ऐड करता हूँ, क्योंकि देखिए जब भी उम्र बढ़ेगा, अगर मान लीजिए आप थोड़ा सा अपने आप को उस जगह पर रख कर देखिए, आप हो या आपका भाई हो, 2 व्यक्ति हैं, आपका उम्र अगर अभी 6 है और आपके भाई का उम्र 10 है, तो 3 वर्ष बाद दोनों की उम्र क्या हो जाएगी, तो आपका उम्र 9 हो जाएगा, भाई का उम्र 13 हो जाएगा। इसका मतलब दोनों का ना बढ़ेगा, सिर्फ एक का तो नहीं बढ़ेगा। तो वही चीज़ मैंने यहाँ किया कि दोनों में बढ़ाया या तो दोनों में घटाया। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं। तो देखिए, तो कहता है उसकी पोते की आयु के 4 गुनी, यानी पोता का आयु ये है, इसका 4 गुनी से 6 अधिक से, यानी इसके 4 गुनी से 6 अधिक दादा की आयु के बराबर है। ये बात इसने कहा। तो यहाँ पर ये देखिएगा, इसको सोल्व कीजिएगा तो क्या आएगा, 4P + 4 × 12 + 6 बराबर D + 3, यही ना। तो इसको यहाँ से सीधा कीजिएगा तो 4P - D बराबर
जो आ जाएगा 3, और ये 12 6 18, प्लस में तो इधर चल जाएगा तो माइनस में। क्या मेरी बात को समझ रहे? 18 माइनस में 18, तो यहाँ इसको सोल्व कीजिएगा, 3 माइनस 18 कीजिएगा तो माइनस का 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस का 15। एक इक्वेशन ये बन गया, यानी इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब दोनों इक्वेशन से किसी, आपने 10th में कई विधि पढ़े होंगे समीकरण को सोल्व करने के लिए, विलोपन, प्रतिस्थापन, वज्र गुणनखंड, तो उनमें से किसी तरीके से लगाइए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या है? पहला इक्वेशन 6p माइनस डी बराबर 15, और दूसरा 4p माइनस डी बराबर माइनस का 15। यही तो है ना? तो आपका जवाब होगा कि हाँ यही तो है। तो देखिए यहाँ पर अब चिन्ह को चेंज कर दीजिए, इस पूरे इक्वेशन को आप माइनस से गुना कर दीजिए। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें भाई चाहिए p चाहिए, या तो दोनों में से किसी एक इक्वेशन को बराबर करनी होगी कि नहीं, एक चीज़ को बराबर। तो यहाँ तो d हमें बराबर दिखा, तो इसकी चिन्ह को ही चेंज कर देते हैं। 4 के आगे में क्या है? प्लस है, तो इसको माइनस कर देते हैं। d के आगे में क्या है? माइनस है, तो इसको प्लस कर देते हैं। इस 15 के आगे में क्या है? माइनस है, तो इसको प्लस कर देते हैं। चिन्ह चेंज हो गया, अब कटाने में आसानी हो जाएगी, है ना? तो देखिए ये d में d घट गया तो ख़त्म कहानी। 6 में 4 घटेगा तो कितना बचेगा? 2p, और 15 15 30, तो यहाँ से p बराबर क्या आ जाएगा? 15। 2 से कट जाएगा तो क्या आ जाएगा? 15। तो हमें पूछा किसके आयु? पोते की वर्तमान आयु, और पोते की वर्तमान आयु को p माना है, और p की वैल्यू 15 आया। इसका मतलब 15 ही राइट आंसर है। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट देखिए, एक समूह में सभी बच्चों की औसत भार 45 केजी है। यदि औसत भार 42 केजी के 10 बच्चे समूह छोड़ देते हैं, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप पहले पढ़ लीजिए कि क्या कह रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा मैं एक चीज़ कर रहा हूँ, समझिएगा। यहाँ पर कुछ और लिखा हुआ है, हालांकि है वही चीज़, लेकिन वहाँ पर लिखा हुआ कुछ और था क्वेश्चन में। तो टाइपिंग सही नहीं होने की वजह से, मतलब उस टाइप से हो नहीं रहा था। यहाँ पर 1.1/4 लिखा हुआ था, ठीक है, ये है। तो इतना केजी की वृद्धि। तो आपको कुछ औसत के बारे में कुछ आइडिया होनी चाहिए थोड़ी बहुत, कि अगर औसत और योग से रिलेटेड फार्मूला पूछा जाता है तो क्या होता है। तो यहाँ पर योग बराबर जो होता है आपका औसत गुने आपका कुल संख्या, औसत गुने संख्या, ये चीज होता है योग बराबर। क्योंकि यहाँ से इसी फार्मूले को लगाकर सवाल को करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला है कि सभी बच्चे, कितना सभी बच्चे, समूह तो एक है लेकिन समूह में बहुत सारे बच्चे होंगे, नहीं पता तो मान लेते हैं कि यहाँ पर n बच्चे थे। कितने बच्चे थे? बच्चों की संख्या n था। तो यहाँ पर अगर योग निकालना चाहें कि उस समूह का योग कितना है, तो अभी हमने क्या बताया, योग बराबर क्या होता है, औसत गुने संख्या। तो हम बच्चों की संख्या को यहाँ पर n माना, औसत कितनी है 45, और बच्चों की संख्या को क्या माना, n माना। तो यहाँ पर योग हो गया इतना, सभी n बच्चों का योग। फिर कहता है कि 10 केजी, यानी यदि औसत भार, जिसका औसत भार जो है 42 केजी के 10 बच्चे समूह छोड़ देते हैं, तो इनमें से 10 बच्चे निकल जाते हैं, जिसकी औसत भार कितनी है 42, और कितने, इसकी संख्या कितनी है बच्चों की 10। तो यानी यहाँ पर 42 औसत था और 10 से गुना कर दिया, तो योग बराबर क्या, औसत गुने कुल संख्या। तो यहाँ पर निकला हुआ है। तरीके को समझते जाइए, आसानी से आंसर आएगा।
और फिर कहता है और औसत 55 केजी के 2 बच्चे शामिल हो गए। यहाँ पर माइनस इसलिए लगाया क्योंकि निकल रहा था, इसी योग में से इतना योग निकल रहा था। अब इसी योग में इतना जुट रहा है, देखिए औसत वर्ग सम्मिलित हो जाते हैं तो जुट रहा है। औसत कितना 55, कुल कितने बच्चे 2 बच्चे निकल रहे, तो कुछ ही इस प्रकार से हिसाब किताब लगा। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? समझ रहे हैं। तो यहाँ पर अब जो भी हुआ होगा कुल योग ही बना होगा, जो भी हुआ होगा कुल योग ही बना होगा। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? समझ रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ से पहले कितने बच्चे थे, तो आपका जवाब होगा n बच्चे थे, उनमें से 10 निकल गए तो 10 घटा दीजिए, फिर 2 सम्मिलित हो गया तो 2 और जोड़ दीजिए। तो ये कहीं ना कहीं कुल योग बटे कुल संख्या, बच्चों की कुल संख्या। अगर मैं औसत के बारे में बात करूं, औसत को सीधा औसत बराबर लिखूं तो योग बटे कुल संख्या है ना, तो ये कुल योग और ये बच्चों की कुल संख्या, तो बस ये औसत बन गया। तो इसने आगे क्या कह रहा है, तो बच्चों तो समूह में बच्चों की औसत भार 1.5 kg बढ़ जाती है। यानी पहले 45 थी, 1.5 kg नहीं, 1.1/4 kg बढ़ जाता। पहले 45 थी, अब 45 में 1.1/4 को सोल्व कीजिएगा तो कितना आएगा 5/4 की वृद्धि हो जाती है। तो अब औसत जो है ये बन गया। ये औसत अगर फार्मूले को देखिएगा तो ये औसत, ये कुल योग, ये कुल बच्चों की संख्या, बस वही तरीका था, मतलब कि जो मैंने ऊपर सूत्र लिखाया सेम कंडीशन पर बन गया। बस इसको सोल्व कीजिए, n का मान जो भी आए वो आपका आंसर है। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा। और इस तरह के ही क्वेश्चंस को एग्ज़ाम में जो है स्टूडेंट छोड़ते हैं और जो करते हैं वो कहीं ना कहीं रिजल्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। और क्या बोलूं, तो देखिए इसको सोल्व कीजिए तो ये 45n - 420 प्लस का 55 दूनी 110 अपॉन n -10 + 2 तो माइनस का 8, इसको सोल्व कीजिएगा तो इतना आ जाएगा। तो बराबर में क्या है 45 चौके 180, 5 185/4, इतना को सोल्व कीजिएगा तो 185/4 आएगा। ठीक है, कोई डाउट यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो आगे देखिए, अब इसको सोल्व कीजिए तो ये क्या हो गया 45n 420 में इतना, जो भी इसको सोल्व कीजिएगा तो क्या आएगा माइनस का 0, 11 में 2 गया 9, 11 में 2 गया 9। अच्छा क्या यार गलती कर रहे हैं हम, 1 2 में 1 गया 1, यहाँ पर 310, कितना हो गया 310। यहाँ पर n माइनस, इसलिए देखिए इसको सोल्व कीजिएगा तो माइनस का 310 आ जाएगा, है ना। तो अब इसको यहाँ पर ये -8, तो यहाँ से 185/4, या तो इसको डायरेक्ट आप कर सकते हो कि इधर गुना कर दीजिए, हिसाब किताब लग जाएगा, है ना। 13 को गुना कर दीजिए, इसको इधर इसको इधर, ठीक है। तो 45 चौके 180 n - 31 चौके 4 4 दिया 12, 124 यानी 1224। बस इधर थोड़ा महंगाना पड़ जाएगा, चलिए कोई बात नहीं। तो ये 185n - 8 गुना 185, 8 गुना 185 कर लेते हैं, डायरेक्ट यहाँ पर उतार देंगे तो देखते हैं क्या होता है। 8 पंचे 40 और 8 8 44 से 144 और 4,
148 1480 कितना हो गया 1480। ये आपका हो गया 1480। ठीक है, तो इधर या तो इसको उधर लेते जाइए या इसको किसी एक साइड n वाले को लेकर जाइए। तो इधर घटाइएगा तो ये -5n और इधर इसको घटाइएगा तो ये माइनस का 0 4 और 4 में 2 गया तो 240। तो और देखिए, चलिए देखिए दोस्त, यहाँ पर आपकी कैलकुलेशन जितनी फास्ट रहेगी उतनी ज़्यादा आप फास्ट बनाओगे। तो ये माइनस में, तो ये माइनस माइनस ख़त्म। तो n बराबर 5 चौके 20 5 8 40 48 कितना आ गया n बराबर 48। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 48। अब चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो मैं PDF में एज इट इज़ डाल दूंगा जहाँ से आप देख सकते हैं, और PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगा। आगे मैं इसका लिंक और QR कोड भी दे दूंगा जिससे कि आप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, कोसेक x प्लस कोट x प्लस 1 जो भी है ये सवाल है, और ये आपका इसका आंसर पूछ रहा है कि क्या होगा। जब इसमें कुछ समझ में नहीं आए तो आप सीधा जो है थोड़ा सा इसमें मान वान को चेंज कर दीजिए। देखिए क्या करना है, यहाँ पर कोसेक x बराबर क्या लिख सकते हैं, तो आपका जवाब होगा कि साइन x लिख सकते हैं। इतना बराबर मैं 1/sin x लिख सकता हूँ, प्लस इतना बराबर मैं cos x/sin x लिख सकता हूँ, है ना, प्लस का 1। और ऐसे ही बनेगा। मैंने लगता है कि दूसरा तरीका यहाँ पर कोई काम आ सकता है। sec थीटा बराबर 1/cos x हो सकता है, लेकिन हमें ना आइडिया हो। tan थीटा बराबर क्या होगा, sin थीटा यानी sin x/cos x माइनस का 1। चलिए अब सोल्व कीजिए इसको। तो ये क्या हो जाएगा, sin x नीचे में LCM निकल जाएगा, तो 1 प्लस cos x प्लस sin x, यानी इतना को सोल्व कीजिएगा तो इतना आएगा। बात समझ रहे हैं, यानी ये वाला टोटल सोल्व कीजिएगा यहाँ तक तो इतना आएगा। पुनः इसको सोल्व कीजिए तो ये हो जाएगा cos x बराबर 1 माइनस साइन x माइनस 1, नहीं माइनस cos x, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इतना हो जाएगा। देखिए आपको अगर लग रहा है कि मैं स्लो करा रहा हूँ तो आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लीजिए, आपके मोबाइल में ऐसा सेटिंग होगा। अगर लग रहा है कि फास्ट है तो स्लो कर सकते हैं। ये आपकी मूड पर डिपेंड करता है, आपकी सोच पर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे देखते हैं। तो हालांकि लगता है ऐसा, तो ऐसा आप कर सकते हैं, ऐसा आपके मोबाइल में सेटिंग होगा यूट्यूब में। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखिए क्या है, यहाँ पर हमें कुछ तो दिख रहा है। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। यहाँ पर देखिए, इसको जो है यहाँ पर ब्रैकेट घेर दूँ और इसको मैं प्लस में चेंज कर सकता हूँ। ऐसा हो सकता है अगर आप ध्यान से सोचो। तो यहाँ से माइनस यानी कॉमन ले लिया तो यहाँ पर ऐसा बन जाएगा। बात समझ रहे हैं, थोड़ा समझने का गहराई से कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अन्यथा मैं कितना समझाऊंगा तो आप नहीं समझ पाओगे। हालांकि इसको मैं पूरे बेसिक से यहाँ समझाने लगूँ सभी क्वेश्चंस को तो पता चलेगा कि 3-4 क्वेश्चन में ही 1 घंटा पार हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। तो यहाँ से हमें दिखा 1 का स्क्वायर माइनस साइन x प्लस cos x का होल स्क्वायर, और नीचे में साइन इंटू cos x, साइन x इंटू cos x। नीचे में इन दोनों को गुना कर दिया, ऊपर इन दोनों को गुना कर दिया, तो ये बना। बात समझ रहे हैं। यहाँ पर कैसे बना, देखिए यहाँ भी एक
यहाँ भी 1, यहाँ भी कोस प्लस साइन, यहाँ भी कोस प्लस साइन, है ना। तो जब इस तरह के टर्म हो रहता है तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और सेम कंडीशन यहाँ पर अप्लाई हुआ है, सेम कंडीशन यहाँ पर अप्लाई हुआ है। बात समझ रहे हैं? तो बस आगे और देखिए, तो यहाँ पर ये 1 माइनस इसको तोड़िएगा तो क्या बनेगा, ब्रैकेट के अंदर ही तोड़िए, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स प्लस का 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स बटे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, इतना बना है। अब मेरी बात को यहाँ पर थोड़ा सा गौर से समझिएगा, ठीक है। तो 1 माइनस इतना साइन, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर 1, या तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 पढ़ा होगा। तो इतना बराबर 1 प्लस 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कोस एक्स। ये अभी पीछा नहीं छोड़ेगा, अब छोड़ेगा। तो देखिए 1 इस माइनस से पूरे को गुना कर दीजिए, इस माइनस से, तो यहाँ पर हो जाएगा -1 माइनस प्लस माइनस 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स अपॉन क्या है, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। देखिए दोस्त, मेरी डिस्प्ले छोटी होने के वजह से प्रॉपर क्वेश्चन एक बार में नहीं हो पाता है, तो थोड़ा सा आप मैनेज कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए ये 1 ख़त्म, तो बचा क्या, मैं इधर लिख रहा हूँ, आप इधर बराबर लगा सकते हो, नहीं भी लगाओगे तो चलेगा, क्योंकि अब उतने भी नादान नहीं रहे हैं आप। तो -2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कोस एक्स। अब आपको आंसर दिख गया होगा, ऊपर भी साइन एक्स इंटू कोस एक्स, नीचे भी साइन एक्स इंटू कोस एक्स। तो बच गया सिर्फ क्या, -2। इसका आंसर हो जाएगा -2। ओके, नेक्स्ट चलिए मैं इसको छोटा कर देता हूँ, एक बार में देख लीजिए, ये रहा। ठीक है, मैंने इसमें थोड़ा शॉर्ट किया है, जहाँ पर इसको कुछ और थोड़ा और डिफेंड करना चाहिए था, लेकिन दोस्त टाइम के अभाव के वजह से। समझिए, एक लेख का सूचीबद्ध मूल्य, एक लेख का जो है सूचीबद्ध मूल्य 200 है। एक ग्राहक इसे 2 क्रमिक छूट के बाद 150 रुपये में खरीदता है। यदि एक छूट 10% है तो अन्य छूट कितना होगा, ये पूछा है। चलिए, वो भी दशमलव के 2 स्थान तक। तो इसको कैसे करता है, सूचीबद्ध मूल्य कहने का मतलब कि मार्क प्राइस, यानी MRP वगैरह जो लिखा रहता है, कोई भी सामान पर देखते होंगे कि कुछ MRP वगैरह अंकित मान लिखा रहता है, लेकिन उतना में सामान मिलता नहीं है। अगर आप कोई भी डब्बा, कोई भी सामान खरीद रहे हैं तो उस डब्बे के ऊपर लिखा होगा कि MRP 60 रुपये। तो MRP कहने का मतलब है कि उस पर लिखा है 60 रुपये में, उससे दुकानदार को कम ही दाम में मिला होगा सामान। बात समझ रहे हैं? और इस MRP यहाँ पर ये फिक्स लिखने का मतलब है कि इससे ज़्यादा में नहीं बेच सकता है दुकानदार। लेकिन यहाँ पर इस कहने का मतलब ये जो अंकित मान है, इतने में नहीं मिलता है। आप कभी सामान अगर कुछ खरीदते होंगे तो कुछ इस पर MRP पर आपको छूट देता होगा। बात समझ रहे? तो वही वाला बात यहाँ पर है। सूचीबद्ध मूल्य कहने का मतलब कि आप मान सकते हो कि ये मार्क प्राइस है। ठीक है, तो ये कितना है, 200 है। कितनी है, 200।
ठीक है। तो इसने कहा कि इसे 150 रुपये में खरीदता है, एक ग्राहक है वह 150 रुपये में खरीदता है, लेकिन दो क्रमिक छूट के बाद, तो ये बात बोल रहा है। तो उसमें से कहा था कि एक छूट 10% की है, यानी 200 पर पहला छूट जो दिया है 10% का दिया है। पहला छूट कितना का दिया है? 10%। तो 200 में 10% घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 180। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? कैसे? तो 200 का आप 10% निकालिए तो कितना होगा? 20, यानी 200 में 20 घटाइएगा तो 180 तो होगा। लेकिन भाई आपको जो मिला है वह 150 का सामान मिला है, अभी तो 180 पर आप पहुँचे हो। आपको एक छूट और दिलवाना है, यहाँ पर एक छूट और लेना है। तो यहाँ पर कितना छूट लिया है वो बात पूछ रहा है। तो देखिए अब यहाँ पर 180 है और हमें लेना है 150 में, तो और कितना दाम कम करना होगा? तो आपका जवाब होगा 30 रुपये और कम करना होगा 180 में, तभी जाकर 150 में मिलेगा। कितना पर? 180 पर। परसेंटेज के लिए 100 से गुना कर दीजिए, तो ये 1010 खत्म। तो ये 3 और भी कर सकता है, 3 से ये 10 बार में, 3 से ये 6 बार में, तो ये 100/6 बन गया। 100/6 करने का मतलब 16.6666%। लेकिन हमें 2 अंक तक ही पूछा है, तो बस 16.66%। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ सकते हैं। यहाँ पर जो हमें छूट मिलेगा 16.66% की छूट मिलेगा। दूसरा छूट, पहला छूट 200 पर दिया 10% की, दूसरा छूट 180 पर दिया 16.66% की। तो हमसे दूसरा छूट ही पूछ रहा था, अन्य छूट पूछ रहा था। तो ऐसे आप इसे कर सकते हैं, और ये एक सही तरीका भी है, कोई खास ज़्यादा भारी तरीका नहीं है। चलिए बनाइए इस आयु से रिलेटेड क्वेश्चंस को। 10 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 5:9 था। अब से 15 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 15:17 होगा। तो अब से 15 वर्ष बाद ए की आयु क्या होगा? इसका आंसर तो बिना बनाए करना चाहिए। कैसे मैं बताता हूँ, समझिए बात को। यहाँ पर क्या लिखा है? अब से 15 वर्ष बाद, और पूछ भी क्या रहा है? अब से 15 वर्ष बाद ए की आयु। तो ए की आयु 15 वर्ष बाद कितनी है? अनुपात में ही अगर देखा जाए तो ये ए की आयु है और ये बी की आयु। तो ए का अनुपात में 15 है, तो कहीं ना कहीं ऑप्शन जो होगा वो 15 से कटता होगा। क्या ये 26 15 से कट पा रहा है? तो आपका जवाब होगा नहीं। क्या 38 15 से कट रहा है? नहीं। 30 कट रहा है ना, ये आंसर है। क्या 35 कटेंगे? नहीं, तो ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे आप कर सकते हो। और एक स्मार्ट स्टूडेंट जो होगा, जो थोड़ा सा दिमाग लगा लिया होगा, तो वो आराम से 1-2 सेकंड में करके निकल जाएंगे। बात समझ रहे? लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं इसे तरीके से समझे, तो चलिए मैं इसको तरीके से भी कराने का कोशिश करता हूँ। तो ए की वर्तमान आयु को यहाँ पर हम कुछ मान लेते हैं। ए की वर्तमान आयु जो है x वर्ष मान लेता हूँ। कितना है? x वर्ष। और बी की वर्तमान आयु y वर्ष। ठीक है, इतनी है। तो इतना बात समझ रहे हैं। 10 वर्ष पूर्व जो x की आयु क्या होगी? तो आपका जवाब होगा कि x में 10 घटा दीजिए। 10 वर्ष पूर्व b की आयु क्या होगी? तो आपका जवाब होगा कि y में b 10 घटा दीजिए, है ना, 10 घटा दिए। तो जाकर a और b का अनुपात कितना बन गया? तो आपका जवाब होगा कि 5:9 था। क्या था? 5:9। तो यहाँ से एक इक्वेशन निकलेगा। बात समझ रहे हैं? यानी 9x, हालांकि और भी शॉर्टकट हो सकता है,
चलिए पहले मैं बेसिक से बता देता हूँ। देखिए 90 ये क्या हो जाएगा 5y माइनस 50, तो यहाँ पर 9x माइनस 5y बराबर माइनस 50 प्लस का 90। तो इसको माइनस 50 प्लस का 90 का मतलब क्या है माइनस का 40, यानी सिर्फ सीधा सीधा 40 क्या हो जाएगा 40। तो यहाँ पर एक इक्वेशन निकल गया। ठीक है, अब सेकेंड इक्वेशन को निकाल लीजिए। कहता है 15 वर्ष बाद, तो वर्तमान उम्र x है तो एक ही 15 वर्ष बाद क्या होगी x प्लस 15। वर्तमान उम्र b की क्या है y, तो 15 वर्ष क्या होगा y प्लस 15, जो इसकी अनुपात बना है 15/17। तो यहाँ से एक इक्वेशन निकलेगा। तो जैसे ये वाला इक्वेशन निकला उसी तरह एक इक्वेशन और निकलेगा। फिर जाकर जो जिसके बारे में भी पूछा है, किसके बारे में पूछा है a के बारे में, यानी x का जो भी मान निकलेगा उसमें आप 15 ऐड कर दीजिएगा क्योंकि बाद पूछ रहा है, तो ऐसे आंसर आ जाएगा। तो चलिए मैं इसका शॉर्टकट कराता हूँ, इस तरीके से आप मेरे उम्मीद से कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए एक a है और एक b है। a कितना 5, b कितना 9। फिर 15 वर्ष बाद बोला है 15-17, a कितना है 15, b कितना है 17, ये बोल रहा है। तो यहाँ पर इसको शॉर्टकट कैसे लगाएंगे, तो चलिए यहाँ का गैप हमें समान करनी है। इस वाले यानी कहने का मतलब मेरा इन दोनों का गैप समान होना चाहिए। 5 और 15 का गैप कितना 10, और 9 और 17 का गैप कितना, तो आपका जवाब होगा कि 8 हो जाएगा। तो बराबर गैप तो नहीं ना है, तो इन दोनों का गैप बराबर करना है। तो इन दोनों का गैप कैसे बराबर होगा, तो इसका अंतर लेना है। 5 और 9 का अंतर कितना 4, 15 और 17 का अंतर कितना 2, कितना 2। जो नीचे वाले का अंतर आया उसको ऊपर वाले से गुना कर दीजिए, जो ऊपर वाले का अंतर आया उसको नीचे वाले से गुना कर देना है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे होंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या बना, अब मेरी बात को समझिए। देखिए इसको गुना कीजिए, 5 दूनी 10, 9 दूनी 18। इसको गुना कीजिए 15 दूनी 30 नहीं, 15 चौके 60, और ये 17 चौके 68। ठीक है, तो ये हुआ, ये वाला अनुपात बन गया a और b का। लेकिन ये है 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले का, और ये है 15, ये वाला जो अनुपात है 15 वर्ष बाद का। क्या है 15 वर्ष बाद का। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं। तो एक बात बताइए, यहाँ इन दोनों का 10 वर्ष पहले और 15 वर्ष बाद का अंतर कितना है, तो आपका जवाब होगा कि 25 साल का अंतर है। कितना साल का 25 साल का अंतर है। और यहाँ पर अंतर देखा जाए तो 10 और 60 का अंतर कितना 50, 18 और 68 का अंतर कितना 50, यानी ये 50 जो गैप आया ये 10 और 15 के अंतर का। मेरा कहने का मतलब ये समझिए कि आप अभी यहाँ पर 0 वर्ष का है, तो 15 वर्ष पहले यानी 10 वर्ष पहले इधर 10 वर्ष, और 15 वर्ष बाद इधर 15 वर्ष, तो टोटल कितना वर्ष का अंतर यहाँ से, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक में कितना वर्ष का अंतर, तो आपका जवाब होगा कि 25 वर्ष का अंतर। और यहाँ पर मैं अंतर देख रहा हूँ तो ये 50 है, ये 50 अंतर का मान कितना है 25, कितना है 25। तो हमसे पूछा क्या है, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि 15 वर्ष बाद एक की आयु क्या होगी। ये वाला अनुपात क्या है 15 वर्ष बाद वाले का तो ही अंतर है। तो आपका जवाब होगा कि हाँ ये तो बात सही कह रहे हैं कि ये वाला, हमको ये वाले डाटा से अब कोई मतलब नहीं, ये वाला डाटा से कोई मतलब नहीं, हमको इस वाले डाटा से लेना देना है। और ये तो 10 वर्ष पहले का वाला था, पूर्व वाला था,
है ना, और ये 10-15 वर्ष बाद वाला, तो हमें 15 वर्ष बाद वाले चाहिए। और किसका, ए का, तो ए का यही वाला तो होगा, ये 60, तो हमें 60 अनुपात का मान चाहिए। और यहाँ पर हमें जो निकल रहा है वो 50 अनुपात का मान, हमें इसको 60 अनुपात बनाना है। क्या करना है, 60 अनुपात बनाना है। तो 50 को आप कितना से भाग दे सकते हैं, तो 5 से भाग दे दीजिएगा तो ये 10 हो जाएगा, और इसमें 5 से भाग दे दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इस तरीके को अगर समझ लेते हैं ना, तो बहुत इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस जो है बहुत जल्दी बहुत कम समय में आंसर आपको दे देगा, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। देखिए दोस्त, ये सब तरीका जो है बिगनर जो लड़के होंगे, जो कि मतलब कि अभी शुरुआत में ही तैयारी शुरू किए होंगे, हो सकता है 6 महीना साल भर हुआ होगा, तो बहुत सारे इस तरह के बहुत सारे स्टूडेंट जो है इस तरह के क्वेश्चंस को इस टाइप से नहीं, इस तरीके से नहीं कर पा रहे होंगे, वो बिल्कुल बेसिक तरीके से करेंगे। और बेसिक तरीके में आपको पता है कि टाइम ज़्यादा लगता है, और एग्ज़ाम में आपको अगर 100 क्वेश्चंस का एग्ज़ाम होगा तो वहाँ पर 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। बात समझ रहे हैं, तो आपको पता चलेगा कि 90 मिनट कब पार हो गया, पता नहीं चलेगा अगर बेसिक तरीके से करते रह गए तो थोड़ा समझने का कोशिश कीजिए, और क्या। तो अब बताइए हमको क्या करना है, 60 बनाना है। 10 तो हमने बना दिया, 10 अनुपात बना दिया, हमको 60 करना है। तो अब इसको क्या करें, 6 से गुना कर दें क्या, तो आपका जवाब होगा हाँ कर दीजिए। तो 10 छके 60, तो इसको भी आप 6 से गुना कर दीजिए, तो 6 पंचे 30, तो 60 अनुपात का वैल्यू कितना, 30। तो इस तरीके से ये राइट आंसर हो जाएंगे। तो इन सब तरीकों को थोड़ा समझने का कोशिश कीजिए, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, अगर कहीं टेस्ट वगैरह लगाने जाते होंगे तो कुछ ऐसे लड़के होंगे वहाँ पर जो कि कुछ सवालों को 10 सेकंड 15 सेकंड में करके निकल जाते होंगे, और कुछ लड़के ऐसे भी होंगे जो इस तरह के प्रश्न को 1.5 मिनट 2 मिनट करने में लगाते होंगे। तो कहीं ना कहीं ये फिक्स है कि वह यह सब तरीका जानता है, इन सब तरीके से करता है, कहीं ना कहीं वह शॉर्टकट मेथड का इस्तेमाल करता है। बात समझ रहे हैं, तो इसीलिए एक नॉर्मल स्टूडेंट में और एक स्मार्ट स्टूडेंट में ये सब अंतर है। अंतर क्या है, उसका कैलकुलेशन, उसका तरीका। तो इन सब तरीकों को समझिए, और क्या कहूँगा दोस्त। बाकी बात, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो जो है आप तक प्रॉपर मिल सके, है ना। अन्यथा आप बाद में हमें ढूंढोगे तो नहीं मिलेंगे, क्योंकि अभी तक मेरे मुंह से ये नहीं सुने होंगे कि ये कौन सा चैनल है, इस चैनल का नाम क्या है। बात समझ रहे हैं। भले ही आप नीचे में आप पढ़ सकते हैं कि नीचे में स्टडी ONS लिखा है, हालांकि अगर आप हमें सर्च करना चाहते हैं तो जो भी चैनल में लिखा है वो लिख दीजिएगा, बगल में लगा दीजिएगा मंडल जी, ठीक है। हमारे उम्मीद से सर्च में आ जाएगा, सर्च करने से, ठीक है। बाय मंडल जी लगा दीजिएगा तो मेरे उम्मीद से आ जाएगा, तो करके देख सकते हैं। अन्यथा आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर पसंद आए तो, ना आएगा तो दोस्त मत करना, मैं सिंपल सी बात करता हूँ। पसंद आए तो कीजिएगा, समझ में आए तो कीजिएगा, अगर नहीं समझ में आ रहा तो समझने का कोशिश कीजिए, ठीक है। क्योंकि दोस्त जो तरीका लोग 6 महीने साल भर सीखने में लगाते हैं, उन सब तरीकों को मैं आपको कुछ ही वीडियो में करा देता हूँ, तो समझिए। और क्या, नेक्स्ट 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसे 7, 11, 13 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 बचे। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो ये तो बड़ी नहीं है, ये बड़ी नहीं, तो मैं इसको पहले चेक नहीं करूँगा, सबसे बड़ा वाला को ही चेक करते चलूँगा, देखिए आसानी से आंसर दे देगा। देखिएगा मैं इसको चेक कर रहा हूँ, 9, 9, 9 को, इसको मैं अगर 7 से भाग दे दूँ, हालांकि निकालने का भी तरीका बताऊँ, बाय ऑप्शन के थ्रू करने के लिए
कर रहा हूँ कि कैसे इसको आप कर सकते हो। अगर मैं इसको 7 से भाग दूँ, या 7 को छोड़िए, आपको इसमें क्या दिख रहा है? 11 दिख रहा है। 11 से भाग लगाना आसान है कि नहीं? इस तरह में 4 अंक के सबसे बड़ी संख्या में, तो आपका जवाब होगा कि हाँ। तो ये तो 11 से पूरी कट जाएगा, 4 बचेगा कहाँ? नहीं ना बचेगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता है। बात समझ रहे हैं? तो दूसरा देखिए, इसको कटा कर देखिए 11 से, तो लेकिन 4 शेष भी बचाना है, तो पहले ही 4 घटा दीजिए, तो ये क्या बनेगा? 9009 है कि नहीं? इससे तो बड़ी है, इन दोनों से तो बड़ी है। मैं तो सबसे बड़े के तरफ से जा रहा हूँ कि सबसे पहले बड़ा को चेक किया, उसके बाद उससे थोड़ा सा छोटा चेक किया। तो यहाँ पर मैं अगर देखूँ तो इसमें 11 से पूरी भाग लग रहा है, इसमें 7 से भी भाग लग रहा है, इसमें 13 से भी भाग लग रहा है। तो 9009 में 7 से भी भाग लगेंगे, 13 से भी भाग लगेंगे, 11 से भी भाग लगेंगे और 13 से भी भाग लगेंगे 4 घटाने पर, क्योंकि 4 हमें शेष बचाना था, तो 4 मैंने पहले ही घटा दिया। तो ये राइट आंसर। अगर नहीं समझ पाए तो चलिए मैं इसको बेसिक से कराता हूँ, ठीक है। देखिए, आप इन तीनों का एलसीएम निकालिए। 7, 11, 13 का 7, 11, 13 का एलसीएम निकालिए। 7 एलसीएम जो निकालिएगा, और मेरे में से सभी अभाज्य संख्या, तो डायरेक्ट गुना ही हो जाएगा। 11 गुना 13, तो इसको गुना कीजिए, तो 13 सते 91 गुना 11, 91 गुना 11, 1 0 1 10, 1001 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1001। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो इतना एलसीएम आ जाएगा इन तीनों का। लेकिन हमें चाहिए बड़ी से बड़ी नंबर, तो हमें कहीं ना कहीं यहाँ तक पहुँचनी होगी, 9999 के आसपास पहुँचनी होगी, है ना। तो अगर मैं इसको 8 से गुना करता हूँ तो 808 बन जाएगा, 8008 बन जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको 9 से गुना कर दूँ, इसको मैं 9 से गुना कर दूं, क्यों कर रहा हूं? क्योंकि हमें बड़ी नंबर तक पहुंचना आता है। ये सबसे छोटी नंबर है 1001 जो है, इन तीनों से भाग लगने वाला सबसे छोटी नंबर है। हमें चाहिए बड़ी नंबर, हमें चाहिए सबसे बड़ी नंबर। यहाँ पर क्या बोला है? सबसे बड़ी नंबर, ठीक है। ये नहीं कि गलती में 1001 निकला और इसमें हम 4 ऐड कर देंगे, 1005 मार कर निकल जाए, वो गलत हो जाएगा। तो ये 9009, 9009, तो यहाँ तक पूरी कटेगा 7, 11, 13 से। लेकिन हमको 4 बचाना है, इसमें क्या करना है? 4 बचाना है, मतलब तो इसमें यानी 4 ऐड करना है। तो ये 9013 राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये एक तरीका हो सकता है। और या तो फिर आप 9999 में 1001 से भाग दे सकते हैं, फिर जो भी बचे, जहाँ तक भी पूरी कटे, उसमें आप 4 ऐड कर दीजिएगा। इसके कई तरीके हो सकते हैं, तो आप समझने का कोशिश कीजिए जो भी तरीका हो। और मेरे करने से पहले आप भी कॉपी कलम किताब लेकर बैठिए। किताब का क्या कीजिएगा, कॉपी कलम लेकर बैठिए और करने का कोशिश कीजिए, जिससे कि आपको ज़्यादा फायदा होगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए क्या कर रहा है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मेरे में से ये क्वेश्चन जो है लगभग 80-90% लोग जो है नहीं बना पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। क्या आप उन 80-90% में से हैं? अगर नहीं है तो इसको कीजिए और करने का कोशिश कीजिए। मैं कहता हूँ कि यही सब क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम के जो क्या कहते हैं मेरिट तक पहुँचा सकता है। ये सब रिजल्ट देने वाला क्वेश्चन है, बात समझ रहे हैं? क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन अधिकतर लोग करते हैं, और जो हर एक एग्जाम में मेरे उम्मीद से 8 से 10 क्वेश्चन ऐसा होता है जो कि थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन होता है, और वही क्वेश्चन जो होता है एग्जाम में क्वालिफाई करवाता है। तो कोशिश कीजिए कि इस टाइप के भी क्वेश्चंस को करें,
देखिए यहाँ पर क्या करा है, 3 पाइप ए बी सी मिलकर एक टंकी को 8 घंटे में भर सकता है। तीनों पाइपों को 2 घंटे के लिए खोला गया। उसके बाद चलिए मैं करते जाता हूँ। यहाँ पर एक चीज़ आपको समझना है, क्या, काम बराबर समय गुना क्षमता। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि काम बराबर क्या होता है। तो मैं यहाँ कहता हूँ कि 3 पाइप है और तीनों पाइप की क्षमता जो भी है ए बी सी है, तो ए की क्षमता को ही ए मान लेता हूँ, ए की क्षमता को ए मान लेता हूँ, बी की क्षमता को बी, सी की क्षमता को सी। ठीक है, ये मैं मान लेता हूँ कि ए की क्षमता ए है, बी की क्षमता बी है, सी की क्षमता सी है। तो तीनों की क्षमता पता कर लिए, टाइम हमें 8 घंटा दिया है, तो हम कुल काम निकाल सकते हैं क्या? आपका जवाब होगा कि हाँ। तो कुल काम बराबर क्या होगा, समय गुना क्षमता। समय कितना है, यानी कुल काम बराबर समय गुना क्षमता। यहाँ पर कुल काम भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो समय कितना, 8 घंटा, कितना 8 घंटा, और क्षमता कितनी, तीनों की क्षमता को हम वही मान लिए कि ए प्लस बी प्लस ए है क्षमता, बी है क्षमता, सी है। तो तीनों की क्षमता ये है, तो ये कुल काम हो गया। ये क्या हो गया, 8 गुना ए प्लस बी प्लस सी, ये कुल काम हो गया। तो चलिए अब कहता है 3 पाइप 2 घंटे के लिए खोला जाता है। तो अब कुछ काम यहाँ पर होगा, टोटल काम ये है। इस टोटल काम को इतना, यानी ये टोटल काम है। टोटल काम में से 3 पाइप, तीनों पाइप को खोला है, लेकिन 2 घंटे के लिए। तो मैं कहता हूँ कि पहले 2 घंटा के लिए ए प्लस बी प्लस सी से काम करवाइए। तो यहाँ पर कुछ काम होगा, इतना में से कुछ काम यहाँ होगा, कुछ काम शेष बचा होगा, कुछ काम शेष बचा होगा जो कि इधर होगा, है ना। तो कहता है उसके बाद सी को बंद कर दिया गया, यानी बोला कि अब सी काम नहीं कर सकता है, अब सिर्फ ए और बी को करवाइए। शेष काम जो बचा होगा उसको जो है ए और बी से करवाइए। ठीक है, तो जो कि ए और बी 9 घंटे में कर रहा है। ए और बी कितने घंटे में कर रहा है, 9 घंटे में। सिर्फ कौन, ए और बी है, तो यहाँ पर सिर्फ ए प्लस बी लिखेंगे। तो यहाँ पर कुछ काम शेष काम यहाँ, टोटल काम इधर हो गया, ये भी टोटल काम है। इसको सोल्व कीजिए, देखिए कुछ ना कुछ तो आइडिया आएगा, कुछ ना कुछ तो आइडिया मिल ही जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या आइडिया मिलता है। तो 8 ABC में से 2 ABC घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा, 6 A प्लस B प्लस C। इसको नहीं घटा सकते हैं ना, क्योंकि ये इसमें C नहीं है, इसलिए 9 A प्लस B। घटाइए यहाँ से, देखिए क्या आता है, कुछ आता है क्या। तो चलिए कोशिश करते हैं कि कुछ आ जाए, क्योंकि हमें C बराबर निकालना है। क्या निकालना है, C बराबर, सिर्फ हमको C चाहिए। ठीक है, तो बस काम हो जाएगा। तो यहाँ से इसको कटाइएगा तो ये 3 से 2 बार में, ये 3 से 3 बार में, इतना हो जाएगा। तो आपका जवाब होगा कि हाँ हो सकता है। तो इसको सोल्व कीजिएगा तो ये क्या होगा, 2A 2B 2C। ठीक है, इसको सोल्व कीजिएगा तो ये क्या होगा, 3A 3B B, इतना होगा। तो C को इधर रहने देते हैं, 2C को रहने देते हैं, बाकी बाद उधर लेते जाते हैं। तो 3A में 2A घट जाएगा तो A बचेगा। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं, समझ रहे होंगे। 3B में 2B को घटा देंगे तो B बचेगा, यानी A प्लस B के जगह पर, यानी 2C बराबर A प्लस B आ गया। 2C बराबर क्या आ गया, A प्लस B। अब हमें क्या बोल रहा है, C से काम करवाना है, C से काम करवा। अब हमारा काम हो जाएगा। देखिए काम कितना है, टोटल काम ये है। टोटल काम कितना, हमें निकालना है समय। क्या निकालना है, समय। इस फार्मूले को उल्टाइएगा तो क्या होगा, समय बराबर काम बटे
क्षमता, काम बटे क्षमता। तो टोटल काम कितना है? अगर मैं समय की बात करूं तो काम बटे क्षमता, काम कितना है? 8। टोटल काम यही तो है, टोटल काम ये है। या इधर रखिएगा तो ये पूरा रखना होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक रखना होगा। तो छोटा वाला ये है तो इसको रखिए, आसान होगा। 8 A + B + C अपॉन किससे करवाना है भाई? C से। तो मैंने कहा कि जो भी है उसकी क्षमता वही मान ली है, यानी A है तो A की क्षमता A ही मान ली है, B है तो B की क्षमता B ही, C है तो C की क्षमता C ही। तो अपॉन C कर देते हैं, अपॉन C। तो ये काम, ये समय निकला, लेकिन कहाँ निकला, कहाँ है? कुछ इस तरह से मान तो आना चाहिए, इस तरह से नहीं आया है। लेकिन एक चीज आया है, A + B = 2C आया है। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? A + B = 2C आया है, तो यहाँ पर पुट कर दीजिए ना 8, और A प्लस के B के जगह पर 2C भर दीजिए, 2C प्लस का C अपॉन C। तो ये हो जाएगा 8, 2C + 1C, 3 C अपॉन C खत्म, बच गया कितना? 8 तिया 24, आ गया समय 24 घंटा। तो ये ऑप्शन नंबर आपका C राइट आंसर हो जाएगा। था क्या कुछ प्रश्न में? नहीं ना। लेकिन जब तक इस तरीके को नहीं समझिएगा तो कैसे होगा दोस्त, है ना? तो समझने का कोशिश कीजिए, और क्या करें। चलिए इसका HCF निकालिए, मास ऑफ महत्तम समावर्तक। तो इन सब क्वेश्चन को तो देख के आंसर मारना चाहिए, ये होगा। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि देखिए 8 हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि 8 से कटने के लिए ना तो ये कट रहा है, ये वाला 8 दूनी 16, 8 6 कटता है, ये कट रहा है। लेकिन HCF वही होता है जो तीनों संख्या को काट सके। HCF वही होता है, मेरी बात को समझिएगा। HCF मेरा कहने का मतलब वही होता है जो दी गई सभी संख्याओं को काट सके। वह छोटी से छोटी, यानी छोटी नहीं, बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों को काट सके। तो क्या 8 तीनों को काट पाएगा पूरी तरह से, कंप्लीटली भाग दे देगा? नहीं, तो 8 नहीं हो सकता। क्या 6 तीनों को भाग लगा सकता है पूरी? क्या तीनों को, किसी एक को नहीं, तीनों को लगना चाहिए। अगर मैं 6 HCF को मानूं तो तीनों को भाग लगना, यानी तीनों में भाग लगना चाहिए, तो नहीं लग सकता है, तो ये भी आंसर नहीं। क्या 4 से ये तीनों भाग लग सकते हैं? तो ये नहीं लगेगा। 310 में आप 4 से भाग लगाइए, नहीं लगेगा, ये डायरेक्ट आंसर। बाकी बात आप तरीके से भी निकालना चाहो तो आप जो बचपन में करते हैं, बचपन से करते आ रहे हैं या अभी तक भी कर रहे हैं, तो सब तरीके से कीजिए। लेकिन मैं तो कहूँगा कि अब उस तरह से मत कीजिए। चलिए इस सवाल को बनाइए। ये सवाल हर शिफ्ट में, लगभग शिफ्ट में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछा गया था पिछले साल कहने का मतलब कि 2019 वाला जो वैकेंसी था, जो भी, तो उसमें जो पूछा गया था। और उसके बाद भी जो ग्रुप डी का, NTPC का और भी कई एग्जाम हुए जो कि रेलवे के, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत हर एक शिफ्ट में, लगभग शिफ्ट में पूछा जाता है। और इस टाइप के क्वेश्चंस को जरूर करनी चाहिए। क्या कह रहा है कि इतना मान है, इसके ऊपर में रेकरिंग देकर फंसाता है और कुछ नहीं। अगर कहता कि सीधा PYQ के रूप में लिखिए, लेकिन यहाँ पर रेकरिंग नहीं होता तो इंसान फंस सकता है। मतलब कि नहीं फंसता, लेकिन रेकरिंग देके फंसा दिया है। तो चलिए कोई बात नहीं है, करने का तरीका मालूम होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं वो आप देखिए, P/Q के रूप में व्यक्त करना है। और कह रहा है कि Q = ≠ 0, यानी Q जो है 0 के बराबर नहीं है। तो चलिए देखिए, तो जो भी है पहले उसको उतारने का कोशिश कीजिए। 0 4 3 5, लेकिन 3 5 पर ये वार लगा हुआ है, जिसको रेकरिंग भी कहते हैं इंग्लिश में, है ना? तो देखिए
अब इसको सॉल्व करने का मतलब पॉइंट को आप भूल जाइए कि पॉइंट कुछ है, डायरेक्ट इस संख्या को उतारिए 435। जितने अंक पर रेकरिंग है, जितने अंक पर इधर से गिनने पर 1-2 अंक पर रेकरिंग है, तो नीचे में 2 गो 9 लगाइए। जैगो पे रेकरिंग उतना 9, जैगो पे रेकरिंग नहीं उतना 0। पॉइंट के पहले इसको भूल जाइए। सॉल्व करने का तरीका मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, उसको भूलना है, ठीक है, भूल जाइए। जिस पर रेकरिंग नहीं था उसको ऊपर वाले में घटा दीजिए, बस आपका आंसर क्या होगा। 435 में 3 घट जाएगा तो 32 अपॉन 990। 400 आंसर, अच्छा 4, ये आगे वाले घटाना है, 3 नहीं 4 घटाना है। हमने क्या कहा, जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको घटाना है, तो 4, तो ये 431, ये 431 बटे 990 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट दोस्त, मेरे उम्मीद से लगता है कुछ ज़्यादा ही टाइम का वीडियो हो गया है, लेकिन क्या कीजिएगा, थोड़ा अच्छा सब क्वेश्चन है तो कराना पड़ता है, कराने में टाइम लगता है दोस्त, तो समझिए। ऐसे तो 1-1.5 घंटा यूं ही गुजार देते होंगे, तो 1-1.5 घंटा वहाँ लगाइए जहाँ आपको फ़ायदा मिले। बात समझ रहे हैं, मैं आपके टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ कि आपकी टाइम वेस्ट हो। ऐसे तो आप लोग बहुत ऐसे होंगे जो कि कहीं ना कहीं तो टाइम वेस्ट करते होंगे, तो मैं कहता हूँ कुछ अच्छे चीज़ में टाइम वेस्ट कीजिए जो कि आपको आगे जाकर फ़ायदा करे, है ना। और जो अच्छी चीज़ करा रहे हो उसको थोड़ा सपोर्ट करने का कोशिश कीजिए दोस्त, क्योंकि इस तरह की वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। हमें पता है कई सारे भाई हैं जो कि कहीं ना कहीं वीडियो बनाते हैं, भले ही हुआ स्टडी से रिलेटेड ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो करते हैं, तो उसको ये चीज़ पता होगा कि वीडियो बनाने में जिस टाइप के वो बना रहे हैं उसमें कितना टाइम लगता है। और यहाँ तो भाई सब कुछ हम ही को करना है, टाइपिंग, वीडियो बनाना, क्वेश्चंस को कलेक्ट करना, सब कुछ हम ही को करना होता है। और अकेला हूँ दोस्त, तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, आप समझ नहीं सकते हो। एक वीडियो बनाने के पीछे कम से कम 3 घंटा मेरा जाता है, तो थोड़ा सोचिए दोस्त, समझने का कोशिश कीजिए। और क्या बोलूँ, बाकी बात तो आप समझदार हो ही। तो देखिए, एक वस्तु का क्रय मूल्य 5000 है, वस्तु के विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए जिससे कि 25% लाभ अर्जित करना। तो डायरेक्ट इसमें कुछ नहीं करना है, इस तरह के जो भी क्वेश्चन हो, 25% लाभ बोल रहे थे, उस 100 में 25 जोड़िए, 125 बटे 100 से गुना कीजिए, जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो मेरे उम्मीद से तो ये दिख रहा है, ख़त्म कहानी। अगर कहता कि हानि है तो सीधा 100 में से उतना घटा के गुना कर देते हैं। जैसे यहाँ कहता कि 25% हानि हुई है, तो विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, तो 25 घटा के अपनी 75 बटे 100 कर देते हैं, तो फिर वो विक्रय मूल्य निकल जाता। लेकिन यहाँ लाभ बोला था इसीलिए मैंने बढ़ाकर गुना कर दिया आंसर। बाकी बाद इसके बेसिक भी तरीके हो सकते हैं। तो चलिए, इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग आराम से कर सकते हो। इसमें करना कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है। इसमें मान को देखना है बैठा बैठा के कि 11 और 24 को बदल दें तो दोनों साइड बराबर होगा कि नहीं, यानी 11 के जगह पर 24 पुट कर दीजिए और 24 के जगह पर 11। अब सोल्व करके देखिए कि दोनों साइड बराबर आया कि नहीं, आया तो आंसर हो जाएगा। उसी तरह से दूसरा ऑप्शन को चेक कीजिएगा, तीसरा को, तो इस तरह से आप कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है सोल्व कराने। चलिए इसको बनाइए। इसमें क्या लोचा है, रीजनिंग के क्वेश्चंस आ चुके हैं मेरी उम्मीद से, और एक आध क्वेश्चन कराते हैं दोस्त। हालांकि रीजनिंग के अच्छे सब क्वेश्चन को लिए हैं, जो कि मतलब क्या है कि हाँ क्वेश्चन में दम हो, उस टाइप का क्वेश्चन को लिए हैं। हालांकि हमको लग रहा है कि 1 घंटा प्लस हो गया है,
क्योंकि मेरे सामने तो टाइमिंग दिख नहीं रहा है कि कितना बड़ा बना है, वो बाद में पता चलता है कि कितना लंबा खिंचाया है, लेकिन अंदाज़ा लग रहा है कि 1 घंटा प्लस हो गया है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, हम यहाँ पर डायरेक्ट आपको कराने का कोशिश करते हैं कि यहाँ पर आखिर लॉजिक क्या लगा है। इसने जो भी कहा है तो उसने इसमें तो आप समझ ही लिए होंगे कि जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली से यानी 5 13 से संबंध है, 9 69 से, तो 13 से क्या बनेगा, यही बात इसने लिखा होगा और क्या होगा। तो इस तरह में टाइम वेस्ट करने से क्या फ़ायदा, यानी इसको पढ़ने से क्या फ़ायदा, डायरेक्ट कीजिए ना, आंसर तक पहुँचिए। तो ये 5 का स्क्वायर में 12 घटा है, 9 का स्क्वायर में 12 घटा है, तो 13 का स्क्वायर में आप 12 घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। बस यही कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है। मेरे में से आपने पहले वीडियो रोककर कोशिश किया होगा। तो 13 का स्क्वायर कितना, 169 में 12 घटाइएगा 7 5 1 157, ये राइट आंसर हो जाएगा। ओके नेक्स्ट, चलिए ये सिटिंग अरेंजमेंट का चलिए एक ठुक कर लेते हैं, बाकी बाद इसमें 3-4 क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट का ले आऊँ दोस्त, तो उसमें टाइम लगता है सॉल्व कराने में, ठीक है। तो मैं एगो करा रहा हूँ, बाकी बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। ABCDEFG 7 गो राजा है, ठीक है, जो एक गोलाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। वह एक दूसरे से समान दूरी पर बैठा है, केवल E, F और C के बीच बैठा है। केवल E जो है F और C के बीच बैठा है, A जो है G और, चलिए पढ़ते जाइएगा, बनाते जाइएगा, इतना करना क्या। तो 7 व्यक्ति है, तो 7 व्यक्ति को वृत्त में बैठाना है, क्या करना है। लेकिन मैं यहाँ पर वृत्त में नहीं बैठाता हूँ, मैं लकीर में बैठाता हूँ कि ये वृत्त का केंद्र होगा। 7 व्यक्ति ना, अभी 4 गो हुआ है, तो चलिए एक लकीर और खींचे तो अब 6 गो पूरा है, लेकिन हमको 7 गो बैठाना है। कितना बैठाना है, 7 को। तो एगो किधरों और लकीर खींच दीजिए, ठीक है। इसने कहा है कि समान दूरी पर, नहीं वो बनाएंगे तभी वो आएगा, ठीक है। देखिए और एक डाटा और बनाना है आपको, सेम टू सेम बनाना है, क्योंकि इस तरह में 2 फिगर लेकर चलिएगा जल्दी बनेगा। चलिए इसमें 7 को पूर जाएगा, और सबका मुंडी नीचे है, यहाँ पर देख रहा है अंदर में, सब कहाँ देख रहा है, इस जगह देख रहा है, ठीक है, इस जगह देख रहा है। तो मैंने 2 चीज़ बनाया, 2 फिगर बनाया। अब देखिए कैसे करना है, समझते जाइएगा, ठीक है। केवल E जो है F और C के बीच बैठा है, E को कहीं भी बैठाइए, लेकिन F और C के बीच में बैठाइए। E को कहीं भी बैठाइए, लेकिन C और F के बीच में बैठाइए। तो ये दोनों कंडीशन परफेक्ट है, लेकिन अभी कौन सी सही होगी, क्या ये वाला कंडीशन या ये वाला कंडीशन, मैं नहीं कह सकता, बात समझ रहे हैं, क्योंकि आगे पता चलेगा कि कौन सा ये वाला सही होगा कि ये वाला। इसीलिए मैं यहाँ पर 2 गो लेकर चलता हूँ, कम से कम 2 गो लेकर चलता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 गो भी लेकर चलिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। AG, अब इन तीनों में से FEC, मेरा बात को समझने का कोशिश कीजिएगा। FEC से रिलेटेड वाक्य को ढूंढिए, शब्द को ढूंढिए कि कहाँ है। क्या यहाँ पर FEC है, AG आया, तो इस वाक्य को अभी इग्नोर करेंगे। ABD, इसमें भी FEC नहीं आया, इस वाक्य को भी इग्नोर कीजिए। अब देखिए GC के निकटतम बायां, हाँ ये वाला C से मिल गया, C से रिलेटेड ये वाला वाक्य मिल गया। और इसने कहा है कि G जो है C के निकटतम बाएं, बाएं जाने का मतलब इधर, और दाएं जाने का मतलब इधर, दाएं बैठने का मतलब इधर, तो बायां बैठाना है। तो यहाँ C के ये दायां बैठ जाएगा, अगर मैं कहूँ तो G को इधर यहाँ बैठाऊँ तो ये दायां बैठ जाएगा, लेकिन इसने कहा है कि बायां बैठाओ भाई, तो बायां इसी में बैठेगा, G यहाँ बैठेगा, C के बायां, इसका मुंडी अंदर है और ऐसे बैठा है, तो इसका बायां किधर, इधर, तो यहाँ ये वाला कंडीशन सही होगा। तो यहाँ से ये वाला, इसकी कहानी, इसकी जो राम कहानी है वह ख़त्म। क्या मेरी बात को समझे, ये वाला कंडीशन ख़त्म, ये वाला अब कंडीशन काम नहीं कर सकता है, बस अब इस पर काम करना है,
चलिए अब मेरी बात को समझिएगा। अब इन चारों से रिलेटेड वाक्य को ढूंढना है। कहीं भी एक चीज मिल जाए, जी मिल जाए, सी मिल जाए, ई मिल जाए, एफ मिल जाए, कम हो जाएगा। तो देखिए क्या करा है, हमें तो यहाँ पर ये वाला, तो यहाँ जी दिख गया और जी आ भी गया था, जी आ भी गया है इसमें, ठीक है। और जी से रिलेटेड वाक्य हमें दिख गया। इसने क्या कहा है, जी के बाएं ए जो है तीसरे स्थान पर बैठा है। जी के बाएं, तो जी के बाएं इधर ना, तो पहला, दूसरा, तीसरा, कौन? ए। कौन? ए बैठ गया है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा है जी के निकटतम बाएं कौन? निकटतम बाएं अभी नहीं पता चला है, ठीक है। अब देखते हैं, ए मिल गया। अब ए से रिलेटेड यहाँ वाक्य मिल गया, ए से रिलेटेड यहाँ पर हमें देखा जाए तो यहाँ से यहाँ पर मिल गया, ठीक है। ये वाला मिल गया ए से रिलेटेड। ए और बी के बीच केवल डी बैठा है, ए और बी के मध्य में डी बैठा है, तो यहाँ पर बी को बलजोबड़ी बैठाना पड़ेगा और डी को यहाँ, और ए और बी के मध्य में डी बैठ गया। तो ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। आराम से अब आंसर दे सकते हो कि जी के निकटतम बाएं कौन है? निकटतम बाएं कौन है, यानी बगले में के बैठा है, बायां में बी बैठा है, तो बी इज राइट आंसर। ओके, तो यहाँ तक रहने देते हैं दोस्त, मिलते हैं, मतलब कि करते हैं अगले वीडियो में और सारे क्वेश्चंस को। तो ये है QR जो कि टेलीग्राम का, यहाँ से आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो। कहने का मतलब यहाँ से आप टेलीग्राम पर QR स्कैन करके जुड़ सकते हैं। हालांकि अगर इससे नहीं जुड़ पा रहे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जुड़ जाइएगा। बाकी बात तो और क्या बोलूँ, इतना देर तक अगर रुके हैं तो हो सकता है कि आपको कुछ ना कुछ तो पसंद आई होगी। तो एक लाइक करके आप मेरा जो है हौसला बढ़ा सकते हैं कि और भी मैं इस पर वीडियो बनाऊं और भी इस सीरीज को आगे तक जाने दूं, ठीक है। बाकी बात अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन होगा तो उसको दबा लीजिएगा, बात समझ रहे हैं, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो आप तक मिल जाए। और ये बात बहुत सारे लोगों से सुने होंगे और मैं भी कह रहा हूँ, सेम बात बोलना पड़ता है दोस्त, पता नहीं ऐसे क्यों नहीं, मतलब हो सकता है कि अब भूल जाते होंगे, तो याद करके दबा लीजिए। बाकी बात मेरी हौसला बढ़ाने के लिए लाइक शेयर कर सकते हो। शेयर कहाँ कर सकते हैं, दोस्त भाई बंधु जो भी है आपके रिलेटिव, मतलब कि जो स्टडी से संबंधित है, जो कि कहीं ना कहीं कंपटीशन की दुनिया में है, चाहे वह किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो जिसमें मैथ और रीजनिंग पूछा जा रहा हो, वो आराम से इस वीडियो को देख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये LP में ही काम आएगा, बात समझ रहे हैं। क्योंकि मैंने एक बार बताया था आपको कि मैंने कभी नहीं ग्रुप डी सोचा, ग्रुप डी के लिए मैंने कभी नहीं तैयारी किया था, लेकिन ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। मैंने टारगेट लेकर चला था NTPC और मेरी ग्रुप डी भी निकली और NTPC भी निकली। तो बात समझिए, ज़रूरी नहीं है कि मैथ और रीजनिंग और साइंस जो है सिर्फ एक एग्ज़ाम में काम आता है, सभी एग्ज़ाम में काम आते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चंस कीजिएगा तो मेरे में से अधिकतर एग्ज़ाम में इस टाइप के आते हैं, बात समझ रहा हूँ। और ये टाइप जो है कहने के, अगर आप GD का तैयारी करते हैं तो इससे बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चंस पूछता है, तो GD वाले सब के लिए तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएंगे, बात समझ रहे हैं। तो आपकी इच्छा, आप समझने का कोशिश कीजिए। वहाँ के बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।